सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है बेटा कि गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, उसमें आप लोग बहुत लोग के सगे संबंधियों के घर शादी विवाह का मौसम है, सब लोग इधर उधर गए भी होंगे। कुछ बच्चे होंगे कि किताब लेकर गए होंगे, कुछ बच्चे होंगे कि नहीं लेकर गए होंगे, लेकिन आप लोग तो नोटबुक लेकर गए ही होंगे। तो मैं आप लोग से यही आशा करती हूँ कि आप लोग अपने होमवर्क कर रहे होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो नहीं कर रहे होंगे। तो आपको करना क्या है मेरे बच्चे, इस वीडियो के माध्यम से वो आपको अपना गृह कार्य कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न ये है कि भाषा किसे कहते हैं, इसके भेदों का उल्लेख कीजिए। तो आपको तो पता है कि ये व्याकरण है। व्याकरण के पाठ में सबसे पहले आपका आता है भाषा या भाषा किसे कहते हैं। तो बोलकर या लिखकर अपने विचार व्यक्त करने का माध्यम क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। अब इसमें आपका दिया है कि भेदों को उल्लेख करना है, ठीक। तो इसके आपको बताया है कि इसके भेद कौन कौन से होते हैं। चलिए फिर भी मैं बता देती हूँ मेरे प्यारे बच्चे कि इसके भेद कौन कौन से होते हैं। तो लिख रहा है कि भाषा के दो भेद होते हैं, आपको पता है। पहला होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। जिस भाव को हम बोलकर प्रकट करते हैं उसको मौखिक भाषा कहते हैं, और जिस भाव को हम लिखकर प्रकट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। आया समझ में। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। इस बंद कीजिएगा, देखती रहो। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपका क्वेश्चन है कि पथ अलौकिक कर दो, पूरी कविता लिखना है। आपके पाठ में दिया है ना, दूसरा कि तीसरा लेसन है कि पहला लेसन है, अध्याय नंबर 1 है। इसमें दिया है कि पथ अलौकिक कर दो। इस कविता को आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, लिखना है और लिख के याद करना है। आपको पता है कि जैसे समर वेकेशन खत्म होता है और स्कूल ओपन होता है, तो सबसे पहले आप लोग से कविताएं पूछी जाती है कि आप लोग कविता याद किए हो कि नहीं। तो आप लोग का जो ये पहला लेसन है ये याद होना चाहिए और लिखा होना चाहिए। अब आपका दूसरा प्रश्न ये देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों की भाषा के कितने रूप होते हैं, वर्णन कीजिए। तो भाषा के कितने रूप होते हैं, 2, लिखित भाषा, मौखिक भाषा। बेटा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी इसलिए क्योंकि मैंने इसको ऊपर भी आपको एक्सप्लेन करके दिखाया था, विस्तार में बताया था ना। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अब दिया है बेटा आपका अगला प्रश्न कि बछेंद्री पाल। आपको पता है कि मैं किस बछेंद्री पाल की बात कर रही हूँ बेटा, जो पर्वतारोही हैं। और ये पाठ भी दिया है आप में, इस लेसन को मैंने पढ़ाया भी है कि बछेंद्री पाल कैसे पर्वत पे चढ़ती है, उसके जीवन में कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं, वो कहाँ से जन्मी होती है। मैं चाहती तो मैं आपको बताती, लेकिन आपको मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने बुक से इसको पढ़िए और पढ़ के इस पे 150 शब्द लिखिए कि वो कैसे, किस इनके दोस्त कौन थे, जो नॉर्वे थे वो कैसे मिले, फिर इनके जीवन में कैसे कैसे कठिनाई आई, फिर इनके प्रिंसिपल ने इन्हें क्या कहा, फिर इनको आगे पढ़ने का मौका कैसे मिला, और ये कितनी भाई बहन थी और किस गांव में इन्होंने जन्म लिया था। ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। लिपि की परिभाषा को परिभाषित कीजिए। क्या दिया है, लिपि की परिभाषा को परिभाषित कीजिए। तो कह रहे हैं कि भाषा के लिखने की विधि या ढंग को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। अब कह रहे हैं कि दिए गए भाषाओं के लिपियों के नाम लिखिए। आपको पता है कि आपकी किताब में भाषा भी दी गई है, लिपियां भी दी गई हैं। तो जो हिंदी है ना वो भाषा है आपकी, इसकी लिपि क्या है, देवनागरी है। ऐसे भी आप में दिया होगा कि हिंदी देवनागरी, अंग्रेजी का रोमन, सॉरी यहाँ पे रोम हो गया है, यहाँ पे रोमन होगा, रोमन, पंजाबी में गुरुमुखी, ये सारी लिपियां बोली जाती हैं। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। हाँ जी, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों हिमालय। हिमालय तो आप जानते ही होंगे, पर्वत को कहते हैं। तो उस हिमालय पर आपको 100 शब्द लिखना है कि हिमालय कैसे स्थित होते हैं, वो कैसे कठोर होते हैं, मतलब वो कैसे क्या होते हैं, वो कहाँ पे सबसे ज्यादा पर्वत पाए जाते हैं, वह आपको उस पर 100 शब्द लिखना है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न ये है मेरे बच्चे लोग कि व्याकरण के भेदों को परिभाषित कीजिए। व्याकरण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, वर्ड विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक, विचार, वर्ड विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि परिभाषित किया दिया हुआ है। आप लोगों को मैंने इस क्लास में पढ़ाया है कि वर्ड विचार में क्या आता है, वर्डों का विचार किया जाता है, शब्दों का विचार किया जाता है, वाक्यों का विचार किया जाता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे समझा दूं तो फिर आप लोग जल्दी किताब उठा के देखोगे नहीं, लेकिन उसमें कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं कि कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, इसका क्या मेन होता है। तो मैं तो आपको लिख के बता दी हूँ कि कौन कौन से होते हैं, बट इसको जो परिभाषा लिखना है वो आपको लिखना होगा। और मैं ये चेक करूंगी कि आप लोग लिखे, और लिखने के बाद बेटा इसको आपको याद भी करना है। ठीक, हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है आपके कि व्याकरण के अंगों को याद कीजिए। वही था मेरे प्यारे बच्चों, व्याकरण के भेद को हो या व्याकरण के अंग को हो। अब दिया है किस प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है। आपके बहुत सारे प्रदेश हैं और हर प्रदेश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो मैंने आपको कुछ उदाहरण दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों उत्तर हो गया है, उत्तर नहीं होता है, उत्तर होता है। ठीक, तो पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी। केरल में मलयालम, महाराष्ट्र में मराठी। वैसे तो बेटा आप लोग की किताब में बहुत सारी राज्य, बहुत सारी भाषाएं दी हुई हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बताया। लेकिन आप लोग अपनी किताब के प्रयोग से आप क्या करेंगे, इसको लिखिएगा और इसको याद भी कीजिएगा। तो हम देखते हैं अगला प्रश्न। हाँ, तो किस प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है मैंने आपको बताया। यहाँ पे बच्चे मैं आपको बता रही थी कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो दिए गए भाषाओं के लिपियों के नाम आपको बताए, हिंदी का देवनागरी, उर्दू का फारसी, ऐसे मैंने आपको बताया था। हम आपका दे रहे मेरे प्यारे बच्चों दशहरा। आपको पता है कि दशहरे में आप लोग जाते हो, दशहरा में आपको पता है कि कौन सी कहानी आपको दोहराई जाती है, राम लक्ष्मण की। वो उसी पे आपको क्या करने हैं, दशहरे पे दशहरा किस लिए मनाया जाता है और आप क्या करते हो मेले में जाके, वो सारी चीजें आपको कितने शब्दों में लिखना है, 200 शब्दों में लिखना है। अब आता है आपका कि वर्ड के भेद परिभाषा सहित लिखिए। तो आप देखिए कि वह सबसे छोटी से छोटी ध्वनि, वह सबसे छोटी से छोटी, यहाँ पे ध्वनि छूट गया मेरे प्यारे बच्चों। वह सबसे छोटी से वह सबसे छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड नहीं हो सकते, खंड मतलब टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे आप क्या कहेंगे, वर्ड। वर्ड के कितने भेद होते हैं आपको पता है कि वर्ड के 2 भेद होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो जो स्वरों की सहायता से बोले जाएंगे उसको क्या कहेंगे, हम स्वर कहेंगे। और जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएंगे उसे हम स्वर कहते हैं, और जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं। ये आपके बुक में दिया हुआ है, आप लिख लीजिएगा, मैंने आपको सिर्फ समझाया। अब दिया प्लास्टिक प्रदूषण पे आपको 2 पेज सुलेख लिखना है। प्लास्टिक प्रदूषण ये लेसन आप पे दिया हुआ है, तो आपको 2 पेज सुलेख लिखना है, सुंदर लेख में लिखना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। स्वर की परिभाषा लिखिए, वो याद कीजिए। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आधा रहेगा। ठीक, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न की मेरे प्यारे बच्चों,
व्यंजनों के भेदों का वर्णन कीजिए। आप कह रहे हैं कि व्यंजनों के भेद वर्णन कीजिए। व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजनों के आपके 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, 4 स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, और एक आपका होता है द्वित व्यंजन। ठीक, तो स्पर्श व्यंजन में वे व्यंजन आते हैं क से लेकर म तक आते हैं जिसका स्पर्श हमारे मुख के किसी न किसी भाग से होता है। अंतस्थ व्यंजन ये होते हैं कि इनको जब हमारे मुख से आवाज निकलती है बहुत तेज गति में निकल जाता है, इसको हम अंत, क्योंकि हमारे मुख के किसी भी भाग को जल्दी टच नहीं करते हैं। ऊष्म व्यंजन उसे कहते हैं जो हमारे मुख से ये जब ध्वनि निकलती है तो गर्म ऊष्मा पैदा होती है, जिसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन उसे कहते हैं कि जो 2 वर्णों के मेल से बने होते हैं। चाहते तो बेटा मैं इसको लिख के आपको समझा सकती थी, बट मैं चाहती हूं कि आप लोग इसको अपनी खाका तैयार करें और आप मुझे बताएं कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, अंतस्थ व्यंजन की कितनी होती है, ऊष्म व्यंजन की कितनी होती है, संयुक्त व्यंजन की कितनी होती है। मुझे जैसा लग रहा है कि जो लिख के आपको बताना चाहिए मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन जो आप लोग से मुझे लिख कर मुझे चाहिए वो मैं आप लोग को बता रही हूँ कि वो आप लोग मुझे लिख के दिखाओगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दूरदर्शन। दूरदर्शन जिसे आप टेलीविजन भी इंग्लिश में बोला जाता है। टीवी देखते हैं आप लोग, हालांकि आप लोग इतना मोबाइल देख रहे हैं कि आप लोग को टीवी देखने के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता होगा, लेकिन दूरदर्शन पे आपको 100 शब्द लिखना होगा कि दूरदर्शन की खोज किसने की, आखिर दूरदर्शन हम देखते हैं तो हमको उससे क्या लाभ मिलता है, क्या हानियां मिलती हैं, दूरदर्शन क्या हमारे लिए आवश्यक है या नहीं है, उसके बारे में आपको 100 शब्द लिखने होंगे। अब कह रहे हैं कि दूरदर्शन से होने वाली लाभ व हानि। हाँ, तो दूरदर्शन से होने वाली लाभ व हानि मैंने आपको ऊपर दूरदर्शन पे दिया था, लेकिन आप जब टीवी देखते हो तो ये हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है और किस प्रकार लाभदायक है वो आपको लिखने होंगे। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है मेरे प्यारे बच्चों कि व्यंजन के भेदों को लिखिए। व्यंजन के भेद मैंने आपको ऊपर बताया ही, आई थिंक ये क्वेश्चन 2 बार हो गया है। अब है व्यंजनों को भेदों को याद कीजिए। मैंने ऊपर बताया था ना, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्वित व्यंजन। इस व्यंजनों को आप याद कीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा। अब कह रहे कि स्वरों के बदलते हुए रूप, मात्राएं और मात्राएं के प्रयोग से शब्द बनाइए। ठीक, आपको मैंने क्लास में बताया था लेकिन मैं एक बार बता देती हूँ कि जैसे आप जानते हो ना कि आपके स्वर होते हैं अ, आ, ई, उ, औ। ठीक, अब कह रहे हैं कि इसके प्रयोग से आपको शब्द बनाना है। जैसे इसका बन जाएगा आम, ये छोटी की मात्रा लगा के बन जाएगा कील, बड़ी की मात्रा लगा के बन जाएगा दिवस, इसका हो जाएगा कुल, कृषक, तो कृषक इसका बनेगा, ए से बनेगा केला, थैला और ओखर, औरत। जैसे मेरे प्यारे बच्चे आप लोग देख रहे हो, जैसे कि मैंने बताया ना कि ये आपके स्वर हो गए और ये इनकी मात्राएं हो गई और ये मात्राओं से बने शब्द हो गए। जैसे आम, किल, दिवस, कुल, फूल, कृषक, केला, थैला, ओखल और औरत। आई थिंक आप लोग समझ लिए होंगे। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हाँ, तो अब आपका
आपके लेसन पार्ट से ये कविता है फूल और कांटा। पूरी कविता लिखना है, याद करना है। सॉरी, फूल और कांटा मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन आप लोग क्या करिएगा, इसको लिख के लाइएगा आप लोग। अब दिया है आपका मेरे प्यारे बच्चों के अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं और उष्म व्यंजन किसे कहते हैं? तो आपको पता है कि अंतस्थ व्यंजन उसे कहते हैं इस व्यंजन को बोलने के लिए हमारे मुख का जो भाग होता है, उसे ये ध्वनि जो होते हैं पूरी तरीके से स्पर्श नहीं करते हैं। जैसे ये होते हैं, इनकी संख्या होती है 4। जैसे ये होता है य, र, ल और य, र, ल, व। ये आपके कौन से व्यंजन हैं? अंतस्थ व्यंजन है। उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन में होते हैं हाँ, तो ये जो आप ध्वनि पढ़ रहे हो ना, ये जो वर्ण होते हैं ना बेटा, इसको बोलने में हमारे मुख से ऊष्मा पैदा होती है, गर्म पैदा होती, मतलब गर्म हवाएं निकलती हैं। इसलिए ये अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन में यही अंतर है। ठीक, अब दिया बेटा पुस्तक का महत्व। जो किताबें होती हैं उसका हमारे जीवन में क्या अहमियत है, उसके बारे में आपको 200 शब्द लिखने। किसी भी किताब आप जो पढ़ते हो भाई, उसी से तो हमें जानकारियां मिलती हैं। हम क्या होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, हमको क्या उसमें से बहुत सारी कहानियां, या हम कैसे उसी को पढ़ के हम बड़े होते हैं। तो अपनी पुस्तक का महत्व हमारे लाइफ में क्या है, हमारे जीवन में क्या है, आप उसको क्या करेंगे, 200 शब्द में आप लिखिएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है आपका कि संयुक्त व्यंजन और व द्वित व्यंजन को क्या करना है, आपको याद कीजिए। इसकी परिभाषाएं आप लोग लिखिएगा और लिखने के बाद आपकी किताब में ये दिया गया है, आप इसको क्या करिएगा, याद कीजिएगा। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है कि अयोगवाह के भेदों को याद कीजिए। आपको याद है कि अयोगवाह के 3 भेद होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। तो अनुस्वार और अनुनासिक और विसर्ग के भेदों को आप क्या करेंगे, याद करेंगे। अब देता है आपका अयोगवाह। क्या दिया है, अयोगवाह के भेदों को याद कीजिए। एक एक क्वेश्चन 2 बार हो गया मेरे प्यारे बच्चों, आपको परेशान नहीं होना है। अब आ गया मजेदार, र के कितने प्रकार होते हैं, उदाहरण द्वारा लिखिए। मैंने आपको र के 4 प्रकार बताए थे ना कि र कैसे कैसे लिखा जाता है। तो आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे सर्व में र ऊपर लगा हुआ है, फिर ये कर्म में भी लगा है, लेकिन एक हमारा र ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे कि मैंने आपको क्लास में बताया था, ऐसे क्रम। इस कर्म का मतलब काम हो गया, लेकिन इस क्रम का मतलब होता है कि अनुसार, मतलब जैसे करने का अगले के बाद अगले क्रम के अनुसार आना। अब ये हो गया ड्रम, ये भी आपका एक प्रकार का र है। एक आपका र ऐसे होता है, एक र ऐसे होता है और एक र ऐसे होता है, जो हमारे ये शब्दों में लगकर हमारे शब्दों को क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। मोबाइल से होने वाले दुष्परिणाम को अपने शब्दों में लिखिए। दुष्परिणाम मतलब कि हानिकारक चीजें। आप बहुत मोबाइल देखते हो ना, आप मोबाइल से क्या क्या चीज दुष्परिणाम हो सकते हैं। बहुत लोग बच्चे अपने नजदीक मोबाइल करके देखते हैं, तो क्या क्या परिणाम है वो आप लोग लिख के लाएंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है मेरे प्यारे बच्चों कि शब्द की परिभाषा लिखिए। आप क्या करिएगा, शब्द की परिभाषा लिखिए। अब दे रहे हैं कि शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है, वर्णन कीजिए बेटा। तो शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर
अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पे। ठीक, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। प्रिय पुस्तक मैंने इस पे आपको बताया था। अब कह रहे हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। ठीक, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और एक होता है आपका संकर। ठीक, अब दे रहे हैं कि अपनी पुस्तक से 10 तत्सम शब्द के तद्भव शब्द बनाइए। कैसे बनाना है? तत्सम वो शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत के होते हैं और उससे जो उत्पन्न होते हैं वो हमारे तद्भव होते हैं। जैसे रात्रि का रात, नासिका का नाग, मैंने आपको पढ़ाया है, आप लोग अपने किताब निकालिएगा और किताब से 10 तत्सम के तद्भव शब्द बनाइएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है मेरे प्यारे बच्चों कि देशज और विदेशज शब्द में क्या अंतर है। यहाँ पे ज छूट गया, यहाँ पे ज होगा। विदेशज शब्द की परिभाषा, देशज शब्द, सॉरी यहाँ पे विदेशज शब्द दे दिया है, ये नहीं है, ये कटिंग है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था देशज शब्द की परिभाषा। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति अपने देश या क्षेत्र या विशेष में हुई है, जैसे खिचड़ी, थैला हम लोग बोलते हैं। विदेशी शब्द किसे कहते हैं? विदेशी भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उसे हम विदेशज शब्द कहते हैं, जैसे रेल, स्टेशन आदि। ऐसे हम समझते हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है मेरे प्यारे बच्चों कि विदेशी भाषाओं के शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं, विदेशी भाषाओं के शब्द, मैंने ऊपर 1-2 एग्जाम्पल में बताया था कि विदेशी भाषाएं कौन कौन सी होती हैं। अब आपको क्या करना है, अपनी किताब से लिख के लाना है कि विदेशी भाषाएं कौन कौन सी होती हैं। अब लिखा है कि रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द। यहाँ पे आपका होगा योग रूढ़ शब्द। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसको पढ़े हो तो आप लोग ये गलतियां ना कीजिएगा। आपको पता है कि योग रूढ़ ऐसे लिखा जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। रचना के आधार पर शब्दों के भेदों को याद कीजिए। अभी वही क्वेश्चन रिवाइज हो गया है। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब सबसे आपका आता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है और हर किसी को अपने समय का महत्व होना चाहिए। हाँ, तो अब आपका आता है समय का महत्व। भाई हम लोग के लाइफ में सबसे बड़ा समय का महत्व होना चाहिए कि हम अपने समय से आना चाहिए, स्कूल समय से जाना चाहिए। समय जो ऐसा चीज है, मैंने आपको एक छोटी सी कहानी भी सुनाई थी कि एक लड़का रहता है, उस समय को कैसे अपने समय को गवा देता है, फिर उसको बाद में बड़ा पछतावा आता है। उसीलिए आप लिखिए कि समय क्या होता है, उस पर आपको 300 शब्द लिखने हैं। अगला प्रश्न आपका ये कह रहा है कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और ये होता है निरर्थक शब्द। क्या होता है? निरर्थक शब्द। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद याद कीजिए। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द उसे कहते हैं जिसका कुछ अर्थ निकले और निरर्थक शब्द उसे कहते हैं जिसका कुछ भी अर्थ ना निकले। शब्द तो होता है बट उसका कोई अर्थ ना निकले। अब कह रहे एकार्थी और अनेकार्थी शब्द में अंतर स्पष्ट कीजिए। एकार्थी शब्द उसे कहते हैं जिसका केवल एक ही अर्थ होता है और अनेकार्थी शब्द उसे कहते हैं कि एक ही शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं। ठीक, उसे हम कहते हैं अनेकार्थी शब्द। अब कह रहे कि 20 पर्यायवाची शब्द लिखिए। आपको पर्यायवाची शब्द बोले थे ना, जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, कमल का सरोज, नीरज, पंकज, पुत्र का होता है सूत, बेटा। ऐसे ही करके आपको अपने किताब से 20 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं और लिख के याद भी करने हैं।
अब आपका अगला प्रश्न यह आता है मेरे बेटे कि प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद याद कीजिए। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब दिया है साइना नेहवाल, इसका परिचय आप लोग दीजिएगा क्योंकि ये लेसन आपकी किताब में दिया हुआ है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग साइना नेहवाल जो ओलंपिक्स में खेलती हैं, आप लोग इनका परिचय देते हुए 100 शब्द में लिखिएगा कि आखिर साइना नेहवाल कौन थी और कौन सा गेम खेलती हैं और उन्होंने कितने पदक जीते। अब कह रहे हैं अविकारी शब्द के भेदों को याद कीजिए कि अविकारी शब्द के कौन कौन से भेद होते हैं। फिर कह रहे क्रिया विशेषक, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि क्रिया विशेषक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक। यहाँ पे समुच्चय थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक, यहाँ पे समुच्चय बोधक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है बच्चे, और संबंध बोधक। ठीक, अब दिया है बाल दिवस पर। बाल दिवस जिसे आप चिल्ड्रेन डे बोलते हो, चिल्ड्रेन डे आपके स्कूल में बड़े अच्छे तरीके से गेम के द्वारा मनाया जाता है, उसके बारे में आपको 100 शब्द लिखना है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। हाँ, तो अगला प्रश्न ये है मेरे प्यारे बच्चों कि अपनी कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए आप क्या करेंगे, दर्शाना है आपको कि कैसे आप अपने कक्षा को बनाइएगा। डस्टबिन कहाँ रखना चाहिए, आपके जो ब्रेंचेस होते हैं उसको दर्शाने का, कि आप ड्रॉ की तरह एक फिगर बना के भी आप अपनी कॉपी में आप दिखा सकते हो, या आप इस पे कुछ लाइनें लिख सकते हो कि आप अपने कक्षा को कितनी साफ सुथरा से रखेंगे, या आप अपनी कक्षा में क्या ऐसा करोगे कि गंदगियां नहीं होंगी। अब आपका दिया है न्याय मंत्री से 2 पेज क्या लिखना है, सुंदर सुंदर राइटिंग लिखना है और राइटिंग लिखते हुए मात्राओं का ध्यान देना है आपको। अब कह रहे हैं कि कबीर के दोहे लिखिए, वो याद कीजिए। कबीर के दोहे एक बार आपको बता देती हूँ। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसा आपके कबीर के दोहे आपकी किताब में दिए हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसे आप लिखिएगा और लिख के याद कीजिएगा। आप इसको याद कर लेंगे तो मुझे समझाने में आसानी होगी, और जब मैं आपको समझाऊंगी तो वो शब्द आपके माइंड में आएंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। मेरा बचपन, देखिए सबका ही बहुत अच्छा होता है, सब अपने अपने बचपन को बिताए होंगे, तो सब अपने बचपन को लिखेंगे कि आप अपने बचपन को कैसे बिताए थे 300 शब्दों में। अब लिखा है कि स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के नियम, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के नियम। यहाँ पे रुकिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अब आपको स्त्रीलिंग से पुल्लिंग यानी माता का, पिता, बहन का, भाई, ऐसे स्त्रीलिंग से पुल्लिंग वाले आपको 20 शब्द बनाने हैं। मैं तो चाहूंगी अगर मैं आपको लिख के दे दूंगी, आप लोग उतना ही सिर्फ लिखोगे और याद करोगे। आप लोग की किताब में दिया हुआ है, आप लोग उससे 20 शब्द स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाइएगा। अब कह रहे एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए 15 शब्द। एक वचन, केला आपका एक वचन है ना, लेकिन केले आपके बहुवचन हो गया, लड़का एक वचन और लड़के बहुवचन, ऐसे करके आपको 15 शब्द बनाना है, लिखना है और याद करना है। अब आपका आता है कि हमारी भारत भूमि, जिस भूमि पे हम लोग रहते हैं, इस भूमि से हमको क्या मिला, यहाँ ये भूमि हमारे लिए कितनी आवश्यक है, उसके बारे में आपको 250 शब्द लिखने हैं। अब कह रहे हैं गर्मी की छुट्टी आप कैसे बिताते हो, मुझे इस पे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग कैसे बिताते हो उसको ये बच्चे आप लोग सभी लोग वर्णन कीजिएगा। अब कहता है अगला प्रश्न, हमारा व्यवहार बड़ों के प्रति कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार बड़ों के प्रति कैसा होना चाहिए, या हमें कैसा बच्चा बनना चाहिए कि जो लोग मुझे अच्छा कहे, क्या हमारे में सद्गुण होने चाहिए कि अवगुण होने चाहिए। अब कह रहे हैं कि पेड़ पर बिताए 3 दिन, ये आपका लेसन है, पार्ट है, उस पर आप 4 पेज राइटिंग लिखिएगा। 15 अगस्त जिसे हम स्वतंत्र दिवस बोलते हैं, 15 अगस्त पे आपको 400 शब्द लिखने हैं। आप इसको 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, किन वीर सेनानियों को याद किया जाता है, आप उनके भी नाम लिखेंगे, और ये कैसे मनाया जाता है उसके बारे में भी आप लिखेंगे। अब कह रहे कि पथ मेरा अलौकिक कर दो, ये कविता है, इसको आप लोग याद कीजिएगा।
अब आपका अगला प्रश्न आता है कि कक्षा में शांति बनाए रखने के लिए कौन से नियम अपनाने चाहिए। अगर आपके कक्षा में आप सिर्फ छात्र और छात्राएं हैं, आपका शिक्षक और शिक्षिका नहीं है, तो आप अपने क्लास को कैसे शांत रख सकते हो। किसी अगर सारे बच्चे ठान ले कि मेरे क्लास में कोई शिक्षक और शिक्षिका नहीं है, तो मैं अपनी कक्षा को कैसे शांत रखूंगा या रखूंगी, तो आप रख सकते हो। तो आप लिखोगे कि कैसे रखोगे, ये सारे छात्र और छात्राओं को लिखना है। अब है आपका जय और बाजीगर पर दिया गया है आपकी किताब की ये लेसन है, उस लेसन है बेटा, आप उसे 4 पेज सुलेख लिखना है। सुलेख का मतलब कि बस जैसे तैसे लिख के रखना नहीं है, मात्राओं को ध्यान में देकर लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे दिया है रिमझिम। रिमझिम, अब रिमझिम, रिमझिम शब्द का अर्थ क्या है। तो रिमझिम शब्द का अर्थ है बारिश की बूंदे। अब कह रहे पुस्तक शब्द किस लिंग का है, पुस्तक कौन सा लिंग है। तो पुस्तक आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक। अब आपका है खेला, खेलना। खेलना क्रिया का भूतकालिक रूप क्या होगा। तो खेलना का बहुत सारे बच्चे खेल कर सकते थे, लेकिन आपके भाववाचक में आ जाएगा और इसका भूतकालिक रूप दे तो खेला होगा। क्या हो जाएगा, खेला। खेला का मतलब लोग बोलते हैं ना कि बच्चा कल खेला था, खेला, ठीक। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को इस वीडियो से बहुत ही ज्यादा सहायता मिलेगी। आप लोग पढ़िए, लिखिए, घर पे स्वस्थ रहिए, घूमिए फिरिए, लेकिन गर्मी को देखते हुए, क्योंकि ये मौसम आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। टेक केयर।